सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 12 है उसे पूरा कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा टॉपिक कवर करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे करंट क्या होता है, तब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट हम लोग किसी चीज़ से करते हैं, फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। जैसे फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट, फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज एयर करंट। ऐसे ही द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसका इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। पहले अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसको नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का जिससे कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। मतलब अट्रैक्शन, अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा और लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव है जिसमें अट्रैक्शन हो गया है। यहाँ पे लाइक चार्ज है, निगेटिव तो रिपल्सन हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, देख सकते हैं, जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन पूछा जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकेंड। तो करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन सेकेंड हो जाएगा। और कूलम अपॉन सेकेंड को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट यह है, द करंट इज a circuit is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb flow for 1 second in circuit। अगर किसी सर्किट में 1 coulomb 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो सर्किट का अगर कोई करंट पूछेगा तो एम्पियर पूछेगा, करंट पूछेगा तो 1 एम्पियर हो जाएगा करंट। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। A device need 4 ampere current to operate that if that device was operate for 10 second then find the amount of charge। हमें चार्ज फाइंड करना है। यहाँ पे करंट गिवन है 4 एम्पियर और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो ये जो मैंने अभी पिछले फॉर्मूला डिराइव किया उस पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है 4 एम्पियर करंट, टाइम में 10 सेकेंड। तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे करंट इक्वल्स टू चार्ज अपन टाइम होता है तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। करंट की कितनी वैल्यू 4 है, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टाइम को आपको सेकंड में लेना है, मिनट में नहीं लेना। अगर मिनट में दिया होगा तो 10 सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 4 × 10 हो जाएगा, 40 कूलम चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू है। व्हेन डू वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। अभी मैंने पढ़ाया। ऑप्शन ए 1 कूलम फ्लो फॉर 1 सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो फॉर 1 सेकेंड, 1 प्रोटॉन फ्लो फॉर 1 सेकेंड, नॉन ऑफ द एबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 कूलम फ्लो फॉर 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम। मैंने एक पॉइंट पढ़ाना भूल के मैं बता देता हूँ। अगर कोई पूछता है 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है तो आप ये पॉइंट कहीं नोट कर लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। और इसी वैल्यू से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट करिए, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। कैसे होगा, जैसे मैंने अभी बताया, चार्ज ऑफ 1 कूलम इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1 कूलम में, 1/1.6 × 10⁻⁹ होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा, जो राइट आंसर है इसका। मतलब 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया खत्म। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पूछता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है, मान लीजिए एक पॉइंट है जहाँ एक पॉइंट है इन्फिनिटी पे एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, आपको किसी एक पॉइंट तक लाना है। जो वर्क डन होगा उस पॉइंट को, उस इन्फिनिटी से चार्ज को एक पॉइंट तक लाने के उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाता है, इन्फिनिटी से जगह से एक स्पेसिफिक पॉइंट हो जाता है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है चार्ज को, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। और वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है और चार्ज का तो कूलम होता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, मतलब वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा जूल अपॉन कूलम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, अगर किसी
चार्ज को लाने 1 कूलम चार्ज को लाने 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो हम उसे 1 वोल्ट कह सकते हैं, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आप फॉर्मूला डिराइव किया और देख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टू मूव अ 10 कूलम ऑफ चार्ज 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट अदर देन द 30 जूल ऑफ वर्क नीड टू बी डन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट। यहाँ पे क्या गिवन है, चार्ज गिवन है और क्या कहते हैं जूल वर्क भी गिवन है। तो अब हम जो मैंने अभी फॉर्मूला अभी पीछे डिराइव किया उससे आप सॉल्व करते वैल्यू बस पुट करें, आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे गिवन क्या है, चार्ज इक्वल्स टू 10 कूलम है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या है 30 जूल है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन कितना है 30 जूल है, अपॉन चार्ज कितना है 10 जूल है, 30/10 क्या होता है 3 होता है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 3 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट वी वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो 3 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब MCQ देखते हैं। व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिक फ्लो किसके कारण फ्लो होता है। ऑप्शन ए प्रेशर डिफरेंस, ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी हाई डिफरेंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है। ऑप्शन डी। पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। द कंप्लीट पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा कोई कंप्लीट क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके उससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट करते हैं, वो कंप्लीट और क्लोज रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ सर्किट डायग्राम के सिंबल है, आप उसको देख लेते हैं। वायर कुछ एक्चुअल में कुछ ऐसा रहता है, उसे हम सिंबल में ऐसा डिनोट करते हैं, एक लाइन जैसा। बल्ब एक्चुअल में कुछ ऐसा रहता है, पर उसको हम सिंबल में कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। और सेल एक्चुअल में कुछ ऐसा रहता है, उसे हम सिंबल में कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। और बैटरी तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा, पर हम लोग सिंबल में कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। यहाँ पे ओपन स्विच है, मतलब स्विच ऑफ है, तो उसे हम सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं। और क्लोज स्विच है, मतलब स्विच ऑन है, और सिंबल में ऐसे डिनोट करते हैं। ये एमीमीटर है, एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है, उसे सिंबल में हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं। ये वोल्टामीटर है, एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है, सिंबल में हम लोग कुछ ऐसा डिनोट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेस ऑन द सिंबल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट एन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर द सर्किट शो बिलो। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसी का हम लोग से एक सर्किट डायग्राम बनाना है। इसमें 2 बल्ब है और एक बैटरी है और एक स्विच है। तो और सोल्यूशन देख लेते हैं। हम लोगों को 2 बल्ब चाहिए, तो हम लोग पहले 2 बल्ब ऐसे फिक्स कर दिए। एक बैटरी चाहिए, तो हम लोग एक जगह बैटरी लगा दिया है। और एक इसी सर्किट में हम लोग एक स्विच भी यूज़ करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फॉलोइंग सर्किट विच बल्ब विल ग्लो। ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी Q, ऑप्शन सी बोथ P एंड Q, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 2 बल्ब है, एक बैटरी, एक ओपन स्विच है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जो नॉन ऑफ डी एबव होगा, बिकॉज यहाँ पे एक ओपन स्विच है। ओपन स्विच है मतलब पावर कट हो चुका है, पावर सप्लाई नहीं होगा, तो ये दोनों बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फॉलोइंग सर्किट विच बल्ब विल ग्लो। ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी Q, ऑप्शन सी बोथ P एंड Q, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। यहाँ पे एक तो और सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे एक P बल्ब है, Q बल्ब है, यहाँ पे एक बैटरी और यहाँ पे एक ओपन स्विच है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक तो सर्किट क्लोज है Q बल्ब के अंदर। अगर हम इसी ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक ओपन स्विच लगा हुआ, मतलब स्विच यहाँ से पावर कट हो चुका है। अगर पावर कट हो चुका है तो ये बल्ब कैसे ग्लो करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओम्स लॉ ये बताता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है किसी कंडक्टर का, तो उसके जो अक्रॉस वोल्टेज होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना रहेगा तो एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट R हो गया, जैसे इस इक्वेशन पे आप देख सकते हैं V इक्वल्स टू IR है, जिसमें V और I तो पहले से है, पर हम लोग एक कांस्टेंट लगाया है जो R है, तो V इक्वल्स टू IR हो गया है। और V इक्वल्स टू IR या I इक्वल्स टू V बाई R भी लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब R को हम लोग रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन पहले से हो चुका है। एन इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉ अ करंट 200 मिली एम्पियर फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कि करंट 0.2 एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो हम लोग ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करेंगे, V
बी इक्वल्स टू जो आई आर होता है तो आर इक्वल्स टू बी बाई आई हो जाएगा। तो वैल्यू बी की कितना है 12 वोल्ट है और आई है 0.2 एम्पियर है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 60 ओम आ जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बी इक्वल्स टू आई बाई आर, ऑप्शन बी इक्वल्स टू आई प्लस आर, ऑप्शन सी बी इक्वल्स टू आई इंटू आर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे एक नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor the current flowing through its increase. Option A increase, option B decrease, option C either increase or decrease, option D remain same. Answer of this question is increase because potential difference is directly proportional to current. अब हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखें। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जिसमें वो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें मटेरियल फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, फ्लो होने से रोकता है। आप ऐसे देखते थे ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ये करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट उसका कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है। ओम्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस का अगर सर्किट डायग्राम का सिंबल बोले तो कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे दिया गिवन है कुछ जिगजैग शेप में। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू और देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज दी ऑप्शन ए ऑप्शन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करेंट, ऑप्शन बी रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ऑप्शन सी वर्क डन टू मूव अ चार्ज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करेंट। एक और एमसीक्यू है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाई अक्रॉस अ बल्ब, द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया हुआ, करंट दिया है 10 एम्पियर। तो वैल्यू कर ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो आ जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओम। काज रेजिस्टेंस का कुछ टॉपिक बचा है उसको देख लेते हैं। We saw that resistance of a circuit is measure of the opposition offered by a circuit to the flow of current। जो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट होता है ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जिसमें क्या होता है वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। अगर फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा मतलब रेजिस्टेंस जितना हाई रहेगा करंट उतना कम होगा। आई से करंट होता है, मतलब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तब यहाँ से आप देख सकते हैं अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में परेशानी आएगी, जिससे ज़्यादा कोलिजन होगा। ज़्यादा कोलिजन हो गया जिससे स्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन स्लो होंगे और स्लो फ्लो होंगे तो लेस करंट होगा। ओवरऑल द एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। जो एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। जो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट। जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है अलग अलग मेटल का अलग अलग रहता है। अब ये टॉपिक खत्म हुआ तो अब फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ कंडक्टर पहला देखते हैं। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ हाई है तो इसमें कोलिजन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। अगर कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब जितना लेंथ किसी कंडक्टर का हाई रहेगा उसका उतना रेजिस्टेंस हाई रहेगा। इट मीन्स जो लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, मतलब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर है जो यहाँ पे आप यहाँ पे एक सर्कल जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो बेस बना हुआ है उसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सिंपली थिकनेस ऑफ द वायर। वही इसमें क्या होता है अगर किसी भी कंडक्टर का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना अधिक होगा तो उसमें रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए किसी एरिया अधिक रहेगा तो मतलब जगह अधिक रहेगा। अगर जगह अधिक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो है। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना भी हाई रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। It means R is inversely proportional to A। यहाँ पे क्वेश्चन पे देख सकते हैं जैसे लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
देखो यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इन दोनों का ऐड करते हैं तो कुछ R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L/A आएगा, और हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना रहेगा तो एक रेजिस्टेंस के कांस्टेंट चाहिए रहता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज हुआ है, उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये कुछ ऐसा रहता है कुछ पी के शेप में, पर पी नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसी resistivity with the constant of proportional is called resistivity of the material. It is the property of a material. ये भी property of material ही होता है। और resistivity can also be written as resistivity equals to R into A by L। और SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो ओम होता है, लैंड मीटर होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी निकल आएगा ओम मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मेटल के यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, जैसे सिल्वर का 1.60 इंटू 10⁻⁻8 है, कॉपर का 1.6 इंटू 10⁻�8, ऐसे सबका दिया हुआ है। और इसमें जिसका जितना रेजिस्टिविटी कम रहेगा, मतलब वो उतना अच्छा कंडक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम, ये तीन जो कंडक्टर है, तीन नहीं, यहाँ पे दो कंडक्टर एकदम बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो करेंगे, कोई भी करंट रुकेगा नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन लैंड, एरिया, मटेरियल, नॉन ऑफ द अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा मटेरियल। अब हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज देखेंगे। यहाँ पे कुछ देख लीजिए, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेस है तो मोर करंट रहेगा, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो लेस करंट रहेगा। यहाँ पे डेफिनेशन है सीरीज कनेक्शन का, such a connection where resistors are connected one after the other is called a series connection। ऐसा कनेक्शन जिसमें रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्ट है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो एक के बाद एक कनेक्ट है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम में दिया हुआ जिसमें एक बैटरी है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। ये प्रॉपर्टी है सीरीज कनेक्शन का। अगर करंट यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में 5 एम्पेयर ही करंट फ्लो होगा, कुछ कम या कुछ अधिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वायर करंट इधर उधर नहीं जाएगा, बस किसी वायर में ऐसे जाएगा, फ्लो करेगा। और यहाँ पे भी अभी 5 भी एम्पियर फ्लो होगा। ये जो सीरीज कनेक्शन होता है जिसमें करंट नहीं चेंज होता है, पर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग रहता है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों अलग अलग होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 रेजिस्टेंस होगा वो कैसे वो निकलेगा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, जो इस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो ये पॉइंट बी है उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो बी ए माइनस बी बी हो जाएगा, जो वैल्यू मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस R1 का हो जाएगा। और ऐसे ही R2 का भी हो जाएगा V2 इक्वल्स टू VB माइनस VC। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को V1 प्लस V2 इक्वल्स टू VA माइनस VC मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल्स टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, और जो VB और VB कैंसिल हो जाएगा तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू VA माइनस VC मिल जाएगा। और जो पॉइंट ए और सी है, उस दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करे। तो यहाँ पे मान लीजिए बैटरी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC जो रहेगा वो इसके इक्वल होगा, तो सो V इक्वल्स टू VA माइनस VC हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में V1 प्लस V2 इक्वल्स टू क्या है, VA माइनस VC है। तो अगर इन दोनों का इक्वेशन का अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आ जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, तो V हम लोग को क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो गया, और करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू I2 हो जाएगा। और ये जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, तो इसी में आप देख सकते हैं, तो V इक्वल्स टू IR1 प्लस V इक्वल्स टू IR2 हम लोग कर सकते हैं, दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर ओम्स लॉ को अगर ध्यान से देखें तो V इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर हम लोग भी दोनों दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो V इक्वल्स टू IR प्लस V इक्वल्स टू IR2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखिए, कंसीडर सेकंड सर्किट विथ रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट such that it draw the same current from the voltage source of a potential difference. R equivalent is called the equivalent resistance of the combination of the two resistance R1 plus R2. Since R1 and R2 since it create the same effect, the V equals to IR equivalent
अगर किसी कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा तो वो उस कंडक्टर अगर किसी सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगा होगा तो वो रेजिस्टेंस जो रहेगा, उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा उस सर्किट का, तो V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वैसे आप देख सकते हैं आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट मतलब उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू होगा। और जो यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो आई यहाँ पे कॉमन है दोनों साइड, तो आई को आई से कट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया सीरीज कनेक्शन का। सो द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे अब जो इस फॉर्मूला के बेस पे होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट भी देख लीजिए, अगर आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू बस नहीं था, आर वन प्लस आर टू प्लस आर टी प्लस आर एन तक जहाँ तक जितना रेजिस्टेंस है उन सारे को सम कर देंगे अगर सीरीज कनेक्शन में, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा सर्किट का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Find the equivalent resistance for the circuit shown below, where each yellow bulb has a resistance of 50 ohm, while each blue bulb has a resistance of 75 ohm. तो यहाँ पे दो बल्ब है, एक 50 ओम, दो बल्ब है जो 50 ओम का रेजिस्टेंस है और एक बल्ब है जो 75 ओम का है। तो आप जानते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन आप यहाँ पे ध्यान सकते हैं, जो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्ट है, तो ये सीरीज कनेक्शन क्या आ जाएंगे। सीरीज कनेक्शन में अगर आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम वैल्यू पुट करेंगे और सबको सम कर देंगे तो 175 ओम आ जाएगा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यू है। इन अ सीरीज सर्किट करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज इज डिस्टर्ब, करंट इज डिस्टर्ब एंड वोल्टेज रिमेन सेम। ऑप्शन सी है करंट एंड वोल्टेज बोथ रिमेन सेम। ऑप्शन डी करंट एंड वोल्टेज बोथ गेट डिस्टर्ब। Answer of this question is option A. Current remains same and voltage is disturbed. Next MCQ. The equivalent resistance of a circuit if n resistor each of resistance are connected in series is given by. अगर किसी सर्किट में रेजिस्टर n है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है और रेजिस्टेंस उस एक रेजिस्टर का r है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n प्लस r। Option B R equivalent equal to n minus r. Option C equals to R equivalent equals to n r. Option D equals to R equivalent equals to n by r. Answer of this question is option C. अगर यहाँ पे देख सकते हैं R वन प्लस R वन इक्वल्स टू R टू इक्वल्स टू R n तक होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R वन प्लस R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस मतलब सेम वैल्यू है, तो हम नंबर इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे, रेजिस्टेंस और रजिस्टर कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखेंगे। लेट्स यहाँ पे पहले सीरीज कनेक्शन क्या होता था, रेजिस्टर जो ऑलवेज रहते थे एक के बाद एक कनेक्ट रहते थे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता था वो एक रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से हमेशा हाई रहता था। पर इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टर होता है एक के बाद एक ना कनेक्ट करके हम लोग एक ही साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट पॉइंट ए है एक इसी रजिस्टर का और सेकंड पॉइंट ए है दूसरे रजिस्टर का, उन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और जो लास्ट पॉइंट है दोनों रजिस्टर का उन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर बैटरी या किसी सर्किट में लगा देंगे। ऐसे रेजिस्टेंस पैरेलल होता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होता है पर करंट चेंज होता है। जैसे यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है तो अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए करंट चेंज हो जाता है। जो करंट चेंज होता है, जो आई यहाँ से जा रहा है वो इधर जाएगा, एक I1 जाएगा, एक इधर जाएगा तो I2 जाएगा। अगर I1 प्लस I2 बोलेंगे तो I के बराबर ही रहेगा। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 था, अगर हम ओम्स लॉ से अगर डिराइव करेंगे तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R और I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V1 बाई R1 होगा और I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V2 बाई R2 होगा। V1 और V2 सेम है, तो अगर हम I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट होता था तो V बाई R जो I इक्वल्स टू होता है V बाई R इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए हम लोग अगर I पे अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे तो V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं V बोथ साइड है तो V को अगर कैंसिल कर देंगे तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन का ये फॉर्मूला।
अब इसी के बाद कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आर इक्वलेंट 1/r इनवर्स में आया है, जैसे रेसिप्रोकल 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 आया। अगर आपको जब वैल्यू आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/r इक्वलेंट आपको नहीं चाहिए, आपको और r इक्वलेंट चाहिए। जो वैल्यू सॉल्व करने को आएगा उसका अगर आप इन्वर्स कर देंगे तो r इक्वलेंट आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टर ईच ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे टू रेजिस्टेंस है, जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो R1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 और 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 2/10। और अगर इसको R इक्वलेंट चाहिए तो इसको इन्वर्स कर देंगे तो 10/2 हो जाएगा और 10/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब MCQ है, इन अ पैरेलल सर्किट current remains same, current voltage is disturbed, voltage remains same, current and voltage both remain same, current and voltage both get disturbed. Answer of this question is option B, current is disturbed but voltage remains same. If two resistors are connected in parallel, the equivalent resistance is always dash the individual resistance. अगर कोई दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट के मिलेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए ग्रेटर दैन, ऑप्शन बी लेस देन, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी ग्रेटर दैन और इक्वल टू। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा लेस देन। देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। पहले हम देखेंगे एनर्जी क्या होता है। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी कार्य करने को जो क्षमता होता है उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी का टाइप कितना होता है? टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी सेम एज एनर्जी गिवन टू दी चार्ज। जो वर्क डन होता है, वर्क डन भी एक एनर्जी होता है। तो एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W/Q होता है, तो वहाँ हमको W पता हो जाएगा। W क्या हो जाएगा? W हो जाएगा V इंटू Q। V इंटू Q मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। और जैसे E इक्वल्स टू W है तो इक्वल्स टू V.Q भी हो जाएगा। अगर हमको इसमें कुछ एलिमिनेट करेंगे, अगर Q को T से डिवाइड करेंगे तो एक T से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर Q को T से डिवाइड करेंगे तो करंट होता है। तो एक और फॉर्मूला निकल आया इलेक्ट्रिक एनर्जी का, E इक्वल्स टू V.I.T। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टू आयरन रॉड्स P and Q have resistance 10 ohm and 20 ohm respectively. Both are connected individual to a voltage source 220 volts or for 3 minutes. Find the ratio of heat generated in P to Q. ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन डी 4:1। सोल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर देखेंगे। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जैसे एनर्जी को क्या होता है? VIT होता है। तो रेट निकालना तो T से टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पावर को क्या हो जाएगा? VIT/T हो जाएगा। VIT/T हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर V/I मिल जाएगा। अगर आपको न्यू फॉर्मूला बनाना है तो वैल्यू आप ओम्स लॉ कब पुट कर सकते हैं? जैसे B/IR होता है तो B पे IR की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला मिल जाए I²R हो जाएगा। और जैसे एक ओम्स लॉ रहता है B/IR होता है तो वहाँ से I हम लोग फाइंड कर देंगे। I फाइंड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? V/R मिल जाएगा। और V/R की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो V²/R आ जाएगा। 2 फॉर्मूला और हो गया। पहला फॉर्मूला क्या है? V/I है। दूसरा फॉर्मूला I²R है। तीसरा फॉर्मूला V²/R है। इन तीनों से हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वी नो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल होता है। तो पावर क्या हो जाएगा? हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा, मतलब जूल्स पर सेकेंड। और जूल्स पर सेकेंड को हम लोग वाट से भी बोलते हैं। वाट 1 watt इज द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस व्हेन इट ड्रॉ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका एनर्जी 1 वाट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ बल्ब ऑफ पावर 100 watt इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम इट। यहाँ पे हम लोग क्या गिवन है? 100 watt मतलब पावर गिवन है और साथ ही साथ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। हमें क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला कर देखें तो P का क्या होता है? V.I होता है। अगर वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0.4545 करके मिलेगा, मतलब इसका करंट कितना हो जाएगा? 0.45 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है। पावर ऑफ अ डिवाइस
हैविंग करंट आई एंड हैविंग रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय, क्या होगा अगर किसी डिवाइस का करंट आई है और रेजिस्टेंस उसका आर है तो हमें पावर फाइंड करना है। ऑप्शन ए P इक्वल्स टू वी आई टी, ऑप्शन बी P इक्वल्स टू आई आर, ऑप्शन सी P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ऑप्शन डी P इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। Next MCQ, a device draw 3 ampere current from a voltage supply of 220 volts. The power of the device should be option A 220 by 3 watt, option B 1980 watt, option C 223 watt, option D 660 watt. Right answer of this question is option D 660 watt. अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 वाट, तो और 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 किलोवाट आवर में 316 इंटू 10⁶ जूल होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी किलोवाट आवर। Heating effect of electric current. The mobile charger feel warm if you touch it while it's charging. अगर आपने देखा होगा जब आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो इसका जो चार्जर होता है कुछ समय के तो वार्म हो जाता है। वैसे ही लैपटॉप को अगर आप ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो वो भी वार्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो हीट जनरेट करता है, और जो हीट जनरेट होता है इन दोनों डिवाइस के द्वारा वो तो वेस्ट ही होता है, इससे कोई यूज़ तो नहीं होता है। और ऐसे ही अगर आप देखते हैं गीज़र जो होता है, गीज़र में हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जो इलेक्ट्रिक गीज़र होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम लोग को फ़ायदा होता है, पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट मतलब हीट एनर्जी है, एनर्जी है मतलब वर्क डन है, मतलब H इज इक्वल्स टू W का मतलब वर्क डन बाई बैटरी इज सेम एज एनर्जी गिवन टू बी चार्ज। द वर्क डन बाई बैटरी इक्वल्स टू क्या होगा, एनर्जी गेन बाई चार्ज और एनर्जी लॉस एज हीट। जैसे हीट को हम लोग W से डिनोट करते हैं, हीट को नहीं, हीट को H से डिनोट करते हैं, और वर्क डन को W मतलब H इक्वल्स टू W हो जाएगा। और W का टू क्या होता है, अगर हम उससे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाई क्यू होता है, तो वहाँ से हमको W पता चल जाएगा, तो V डॉट क्यू हो जाएगा, मतलब V इंटू क्यू हो जाएगा, मतलब हीट इक्वल्स टू हो जाएगा V डॉट क्यू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। अगर इसमें हम लोग कुछ डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हीट इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज है। अगर चार्ज को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो अगर डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो अगर क्यू को टी से डिवाइड करेंगे तो आई हो जाएगा, मतलब एक और हीट का फॉर्मूला निकला है VIT। ये क्या होगा, दिस इज द हीट जनरेटेड बाय कंडक्टर विद वोल्टेज V अक्रॉस इट्स एंड करंट I फ्लो थ्रू इट्स फॉर टाइम। अगर आपको किसी इक्वेशन में वोल्टेज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, करंट दिया हुआ, तो उससे आप हीट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। और नेक्स्ट फॉर्मूला देखें तो अगर आप ओम्स लॉ जानते हैं तो V इक्वल्स टू IR होता है, और जो हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने VIT एक पिछले डिराइव किया, तो अगर V की वैल्यू अगर IR यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग को वैल्यू हीट एक फोर मिल जाएगी, H इक्वल्स टू I स्क्वायर R3 हो जाएगा। और ये जो दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इस फॉर्मूला को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जिसमें करंट और करंट रेजिस्टेंस को टाइम दिया रहता है। और यहाँ पे अगर कुछ देखते डायरेक्ट कोई प्रोपोर्शनल क्या है, इसमें कौन किस से प्रोपोर्शनल है, हीट प्रोड्यूस इज कंडक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जितना भी जो हीट है ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखते हैं आई कैसे, स्क्वायर ऑफ करंट इज गिवन एज रेजिस्टेंस, मतलब अगर किसी जो H है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, और रेजिस्टेंस फॉर गिवन जो है रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के, और टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। The reason for heat to be generated in a current carrying conductor is option A voltage across the conductor, option B material of the conductor, option C collision between charge inside the conductor, option D metal are good conductor of heat. Option C is the right answer of this question, collision between charge inside the conductor. According to Joule's law of heating, heat produced in a conductor is directly proportional to resistance of the conductor, time for which the current was flowing in the current, square of current flowing through the conductor, or option D all of the above. Answer of this question is all of the above. अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। जो एक बल्ब रहता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। पहले अगर हम देखें तो बल्ब के बीच में एक थिन वायर जैसा कुछ रहता है, वो क्या रहता है, वो फिलामेंट रहता है, और फिलामेंट वो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो फिलामेंट हीट हो जाता है। और ये फिलामेंट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक कॉइल जैसा रहता है, वो ऐसे कॉइल के शेप में रहता है।
और एक क्वेश्चन देखते हैं अभी, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ लॉन्ग वायर विद थिन ए क्रॉस सेक्शन। अगर किसी रेजिस्टेंस लॉन्ग वायर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है लो है, थीन है मतलब पतला है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस विल बी हाई, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन जियोमेट्री, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस विल बी लो, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस विल बी हाई। जैसे अगर देखेंगे तो आपको पता होगा, हम लोग ने मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, अगर लैंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैंड होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन होता है। मतलब कि जितना लैंड बड़ा रहेगा उतना रेजिस्टेंस हाई रहेगा, और जितना वो क्रॉस सेक्शन ठीक रहेगा उतना रेजिस्टेंस और हाई रहेगा। और इसकी ऐसे ही देखेंगे, इसमें अगर आप बल्ब के फिलामेंट में देखें तो जो कॉइल उसको इस फिलामेंट को लॉन्ग कर देता है, और जो ये पहले से थिन रहता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई रहता है। जो फिलामेंट बल्ब के अंदर लगा रहता है रेजिस्टेंस हाई होता है। और जो सॉफ्ट में क्या होता है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा किसी कंडक्टर का, उतना हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर आप और एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल भी होता है किसी एलॉय का, अगर इसको अगर हीट करेंगे, अगर वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो वो ग्लो करना शुरू हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को इनकैंडेंसेंस बोलते हैं। और जब ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग जो बल्ब में लॉन्ग एंड थिन फिलामेंट रहता है, उसका मतलब रेजिस्टेंस हाई रहेगा। रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हम जो फ्लो कर रहे हैं तो लार्ज हीट प्रोड्यूस होगा, और लार्ज हीट प्रोड्यूस होगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, जो प्रॉपर्टी हम लोग ने पीछे पढ़ा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a property of an incandescent material? Option A, they making ring sound when hit by a hammer. Option B, they can be drawn into a thin sheet. Option C, they glow when heated to high temperature. Option D, they have shiny appearance. Option C is the right answer of this question. They glow when heated to high temperature. Next question, to ensure that the filament of a bulb has high resistance. Option A, filament is made from resistive material. Option B, a resistor is attached in series. Option C, filament is made thick and short. Option D, filament is made thin and long. Answer of this question is option D, filament is made thin and long. अब हम एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है? अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ है, तो अगर वो कभी डैमेज होता है, तो एक शॉर्ट सर्किट का आवाज़ आपको सुनाई देता होगा। और डैमेज होता है तो क्या होता है, अगर पूरे घर की पावर कट हो जाता है। और ये कैसे कट होता है देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे वर्क करता है। पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज में अगर हम ध्यान से देखें तो एक थिन वायर रहता है, वो एक स्पेशल मटेरियल से बना रहता है। स्पेशल मटेरियल क्या होता है? एक एलॉय रहता है। एल्युमिनियम का एलॉय भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, लीड या आयरन का हो सकता है। वो जो फ्यूज़ रहता है वो किसी भी डिवाइस के किसी भी कंपोनेंट की सीरीज में कनेक्ट होता है। अगर आप जूल्स लॉ से देखें तो क्या होता है, हीट जितना जनरेट होता है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। जितना स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट जनरेटेड के। अगर जितना भी ज़्यादा हीट सप्लाई होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। अगर ज़्यादा करंट सप्लाई होगा तो मतलब ज़्यादा करंट रहेगा, तो आपके डिवाइस या कंपोनेंट को बंद कर सकते हैं, जला सकता है। तो अगर उसको हम लोग सेफली रखना है तो सेफली रखने के लिए हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ का जो अंडर एक थिन वायर रहता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता, वो लो रहता है। अगर लार्ज करंट रहेगा तो लार्ज हीट प्रोड्यूस होगा। अगर लार्ज हीट प्रोड्यूस रहेगा तो जो वायर मेल्ट जो रहता है, वायर थिन वायर उसके अंदर फ्यूज़ के अंदर वो मेल्ट हो जाता है मतलब सर्किट कट हो जाएगा। सर्किट कट मतलब पावर सप्लाई कट हो जाएगा, और जिससे आपको कंपोनेंट सेव हो जाएगा। इसलिए फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट को सेव करने के लिए। अगर हाई वोल्टेज आ गया, हाई करंट फ्लो हो रहा है, जिससे आपका डिवाइस बंद हो सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Electric fuse make use of which of the following laws? Option A, Ohm's law. Option B, Joule's law of heating. Option C, Newton's law. Option D, none of the above. Answer of this question is Joule's law of heating. How does fuse stop the current flow from the circuit? By increasing resistance in circuit. Option B, by including the potential difference in the circuit. Option C, fuse melt and make the circuit open so the current flow stop. Option D, none of the above. Answer of this question is option C, fuse melt and make the current circuit open so the current flow stop. इस वीडियो का एंड होता होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं किसी और एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।